हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद रजनी दुकर। अरुणाचल प्रदेश पीएससी टीजीटी फिजिक्स 2026 एग्ज़ाम में अब ज़्यादा टाइम नहीं है और ये एग्ज़ाम के लिए जो चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़ हम लोग कर रहे थे, उसमें आज हम लोग कवर करेंगे रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो चलो शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में मैंने 25 क्वेश्चन दिए हैं, तो आप लोगों को ये 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है और इसमें आपका स्कोर कितना है ये आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक कॉन्केव लेंस है जिससे रे निकल रहा है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। तो बोला है आफ्टर रिफ्रैक्शन कैसा होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पे एक कॉन्केव लेंस अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये है कॉन्केव लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज़ ऑप्टिकल सेंटर, और इधर एक फोकस होता है F1 लेफ्ट साइड में और इधर होगा राइट साइड में फोकस F2। ओके, अब सोचो ऑब्जेक्ट कहीं पे है तो रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन के हिसाब से अगर रे ऑफ लाइट अगर ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट कहीं इस साइड में ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो रूल्स के हिसाब से अगर रेज अगर पैरेलल होता है कॉन्केव लेंस के लिए अगर इंसिडेंट रेज इफ पैरेलल होते हैं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होता है, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये डाइवर्ज हो जाता है। ठीक है, अब जब डाइवर्ज होगा तो हम लोग अगर उस डाइवर्जेंट रेज को अगर पीछे के साइड में एक्सटेंड करें तो लगेगा वो लोग कि फोकस से आ रहे हैं, मतलब आपको लगेगा कि ये जो रे गया ये रे इंसिडेंट हुआ, आफ्टर रिफ्रैक्शन आपको ये और ये रे मिलेगा। जब इन दोनों को बैकवर्ड आप एक्सटेंड करोगे तो आपको लगेगा कि F1 से ये दो रे निकल रहा है ना। तो दैट मीन्स आपका ये जो आंसर होगा, इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। दैट मीन्स आफ्टर रिफ्रैक्शन रेज अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। तो ये जो F1 है ये आपका है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। क्लियर? क्वेश्चन सिंपल था, इजी था। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, एक प्रिज्म दिया हुआ है और प्रिज्म का जो एंगल ऑफ द प्रिज्म है दैट इज़ 60 डिग्री। ओके, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब देखो क्वेश्चन में बोला है कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट रे इज़ पासिंग थ्रू द इक्विलैटरल प्रिज्म। ये प्रिज्म इक्विलैटरल है एज शोन इन द फिगर। द रिफ्रैक्टेड रे QAR इज़ पैरेलल टू द बेस BC एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका 50 डिग्री दिया हुआ है। देन यू हैव टू फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस I कितना दिया हुआ है, I इज इक्वल टू 50 डिग्री और आपका यहाँ पे डेल कितना है ये निकालना है, क्वेश्चन मार्क। अब देखो एंगल ऑफ डेविएशन का अगर फॉर्मूला हम लोग लिखे तो I प्लस E माइनस A होता है ना। तो ये फॉर्मूला आपको याद होगा। I है एंगल ऑफ इंसिडेंस, E है एंगल ऑफ इमर्जेंस और A है एंगल ऑफ द प्रिज्म। तो ये जो पिक्चर है इसको देखो, तो ये जो I दिया हुआ है ये दिया हुआ है आपका 50 डिग्री, ठीक है। E क्या होगा, ये वाला जो एंगल है वो E होगा। E क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो E हम लोग अगर निकाल लेते हैं तो हम लोगों को मिल जाएगा डेल का वैल्यू। करेक्ट? अच्छा, क्वेश्चन में और एक चीज़ बताया हुआ है कि ये जो QR है ये पैरेलल टू इट्स बेस है। देखो QR कौन सा है, QR है आपका ये वाला और ये इसके पैरेलल है। तो अब देखो आपको सिंपल एक चीज़ पता होगा, मैं यहाँ पे नोट डाउन लिख देती हूँ। अगर ये जो QR है ये क्या है, QR इज़ पैरेलल टू द बेस BC। अगर ऐसा होता है तो जो डेविएशन होगा वो हम लोगों को मिलेगा मिनिमम डेविएशन, राइट। अब जो मिनिमम डेविएशन हम लोगों को मिलेगा, इस मिनिमम डेविएशन में क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस सेम होता है। तो यहाँ पे E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I विच इज़ 50 डिग्री। ठीक है, तो ये मिल गया हम लोगों को। अब देखो डेल का वैल्यू निकालने बोला है, ये है 50, E है 50 डिग्री और A है कितना 60 डिग्री। तो ये हो गया 100 माइनस 60 दैट मीन्स 40 डिग्री आंसर। तो कौन सा आंसर करेक्ट है, ऑप्शन C इज़ द करेक्ट आंसर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 प्लीज़ रीड द क्वेश्चन नंबर 3 प्लीज़ रीड द क्वेश्चन नंबर 3। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, इन ए सर्टेन कैमरा
A combination of four similar thin convex lenses are arranged axially in contact. Then average power of the combination and total magnification in comparison to the power and the magnification of each lens will be respectively 1. टोटल मैग्नीफिकेशन इन कंपैरिजन टू द इंडिविजुअल पावर p है, इंडिविजुअल मैग्नीफिकेशन m है. आपके पास कितने लेंसेज हैं? आपके पास है 4 कॉन्वेक्स लेंसेज हैं, ठीक है. हर एक का पावर p है. अब पावर क्या होता है? जब आप चारों लेंस को कंबाइन करोगे तो जो नेट पावर है वो आपको पता है कॉम्बिनेशन के लिए वो हो जाता है ऐड. मतलब चारों को आपको क्या करना है? ऐड करना है. पावर सिंपली ऐड होते हैं. मैं अगर फॉर्मूला लिखूं तो पी नेट यहाँ पे हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4. सबका पावर सेम है तो आपका आंसर आ जाएगा 4P. तो ऑप्शन देखो 4P दो जगह है, A और C में, बट हमें मैग्नीफिकेशन भी निकालना है. तो जो टोटल मैग्नीफिकेशन होता है, आप ये बात भी याद रखना, टोटल मैग्नीफिकेशन अगर नहीं आता है ये इसका आंसर तो प्लीज़ सॉल्यूशन देख के ये नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है. टोटल मैग्नीफिकेशन एम नेट जब पावर ऐड होता है, पावर क्या होता है? ऐड होता है, बट मैग्नीफिकेशन सबका मल्टीप्लाई होता है, ये याद रखना. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? m टू द पावर 4. तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है. तो पावर क्या होता है? ऐड होता है, और मैग्नीफिकेशन क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई होता है. आई होप इतना याद रहेगा. क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये माइक्रोस्कोप के ऊपर है. इसका जो ऑब्जेक्टिव है उसका फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर है, आईपीस का फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर है, एंड जो ट्यूब का लेंथ है, ट्यूब लेंथ है 40 सेंटीमीटर का. If the distance of distinct vision of the eye is 25 सेंटीमीटर, देन आपको निकालना है मैग्नीफिकेशन क्या होगा, ये आपको निकालना है. तो देखो ऑब्जेक्टिव ये है, तो ये है ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ F0 2 सेंटीमीटर. ये है आई पीस का, तो FE इज इक्वल टू है 4 सेंटीमीटर. ट्यूब लेंथ L है 40 सेंटीमीटर, और जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है ये है 25 सेंटीमीटर. आपको निकालने बोला है क्या? मैग्नीफिकेशन. मैग्नीफिकेशन ऑफ द माइक्रोस्कोप. क्या है ये? माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है L/F0 इंटू D/FE. देखो फॉर्मूला तो आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, है ना. तो यहाँ पे L का वैल्यू है 40, F0 है 2, ये है D 25, FE है 4. तो ये आ जाएगा आपका 4 से ये 10, और ये 2 5 25 इंटू 5 मतलब 125 आ गया आपका मैग्नीफिकेशन. बी आ गया करेक्ट आंसर. तो अब जो फॉर्मूला है ना, प्लीज़ ये फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है. एल है लेंथ ऑफ द ट्यूब, ये याद रखना. क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 क्या बताता है? ये टेलीस्कोप के ऊपर क्वेश्चन है. ए स्मॉल टेलीस्कोप जिसका ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है 140, आई पीस का है 5, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप टू व्यू फॉर व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्या होगा? तो देखो ये बहुत सिंपल है. यहाँ पे F0 इज इक्वल टू है 140 सेंटीमीटर, FE है 5 सेंटीमीटर. ओके, फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ये चीज़ याद रखना है. यहाँ पे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बोले, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है टेलीस्कोप के लिए F0/FE, ठीक है. ये आ जाएगा 140/5 इज इक्वल टू 28. आंसर ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन. तो फॉर्मूला याद रहेगा. फॉर्मूला है आपका कौन सा? ये वाला, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए. ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जब होगा, ये इसके लिए मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला है. तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 क्या बताता है? 2 थिन लेंसेज हैं सेम फोकल लेंथ के, बट वन इज़ कॉन्वेक्स और अनदर इज़ कॉन्केव. व्हेन दे आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन क्या होगा? तो देखो एक का फोकल लेंथ, एक है कॉन्वेक्स और एक है कॉन्केव. एक है कॉन्वेक्स, एक कॉन्केव को मैं ऐसे बनाती हूँ तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा. ये है कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों हो गया. एक का फोकल लेंथ है F, दोनों का फोकल लेंथ सेम है. अब आपको पता है कि अगर कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव होता है. वहीं कॉन्केव अगर लेंस हो तो कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ आपका नेगेटिव होता है.
ओके, तो इसको F1 सोच लो, इसको F2 सोच लो। अब दोनों का कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ मतलब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/F1 + 1/F2। अब F1 F2 का वैल्यू बैठा दो, F1 है +F और ये है -F, तो ये कट के आ गया 0। 1 फोकल लेंथ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इज़ 0, तो ये क्या आ जाएगा, देयरफॉर मतलब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आ जाएगा इन्फिनिटी, है ना। समथिंग बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 आता है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, एफ फोकल लेंथ क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फॉर्मूला आप कौन सा यूज़ करना है, आपको इधर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, और कौन सा नॉलेज एक्स्ट्रा यूज़ करना है, ये दो, है ना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बताता है कि बहुत सिंपल है, लोग खुद से पढ़ो। ड्यूरिंग अ क्लाउडी डे प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेनबो में बी क्रिएटेड देन दी क्या होगा, कौन सा डबल रिफ्लेक्शन क्या है। आप चारों ऑप्शन खुद से पढ़ना, मैं आपको इसका सही आंसर बताती हूँ। इसका याद रखना, क्लाउडी डे में जो प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो जो क्रिएट होगा उसमें आपको याद रखना है कि सेकेंडरी जो रेनबो होगा वो डबल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है एंड इज़ फॉर्म्ड अबव द प्राइमरी वन। ओके, इसका आंसर याद रखना, आपने पढ़ा होगा शायद रेनबो पोर्शन में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, a biconvex lens has radii of curvature 20 सेंटीमीटर ईच, मतलब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और R2 दोनों ही कितना है, 20 सेंटीमीटर है, मतलब अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.2 मीटर हो जाएगा। इफ़ refractive index of the material of the lens is 1.5 then you have to find the power of the lens in the diopter। डायप्टर में निकालना है SI यूनिट में, तो ये मीटर रखना ही ठीक रहेगा। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू कितना है, म्यू है आपका 3/2। पावर मतलब देखो, पावर का मतलब होता है 1 फोकल लेंथ, आपको पावर निकालने बोला है। अब लेंस का फोकल लेंथ का फॉर्मूला 1/f होता है म्यू -1 × 1/R1 - 1/R2। ये है लेंस मेकर्स फार्मूला। कौन सा लेंस मेकर फार्मूला है, ये वाला है आपका लेंस मेकर्स फार्मूला। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, और ये जो P = 1/f है ये भी आपको याद रखना है। अगर फोकल लेंथ अगर आप मीटर में बैठाते हो तो पावर किस में आएगा, डायप्टर में आएगा। ओके, बस नाउ यू हैव टू पुट द वैल्यूज़ ओनली हेयर। तो म्यू का वैल्यू आप बैठाओगे 3/2, क्योंकि दोनों है। अब देखो ये वाला जो इसका कर्वेचर R1 होगा, इसका कर्वेचर R2 होगा, तो R1 इस तरफ होता है आपको पता है, मतलब R1 होगा पॉजिटिव प्लस 0.2 और ये R2 हो जाएगा आपको -0.2। तो सिंपली यहाँ पे आपका क्या बैठेगा, यहाँ पे आपका बैठेगा 3/2 -1 1/0.2 + 1/0.2, ये आ जाएगा P। आपको तो P निकालना है, 1/, करने का ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसको कैलकुलेट करोगे एंड यू विल गेट +5 डायप्टर। कैलकुलेशन ये आप कर ही लोगे, ये B आंसर होगा, है ना। फॉर्मूला कौन सा बैठाना है ये बताना ज़्यादा ज़रूरी था, जो कि मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9 नंबर क्या बताता है, लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज एपर्चर। तो आप ये मार्क लो, लार्ज फोकल लेंथ लार्ज एपर्चर इज़ बेस्ट सूटेड एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप सिंस। तो देखो अगर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है उसका मैग्नीफाइंग पावर का अगर फॉर्मूला लिखे तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है FO/FE, ऑब्जेक्टिव और का फोकल लेंथ बाय आईपीस का फोकल लेंथ। और रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला देखो तो ये आएगा A/1.22 लैम्डा, जहाँ पे A क्या है, A है डायामीटर, मतलब एपर्चर को बताता है ना। तो लार्ज एपर्चर अगर होगा, लार्ज फोकल लेंथ और लार्ज एपर्चर ऑफ दी ऑब्जेक्टिव, है ना, तो फोकल लेंथ अगर ज़्यादा होगा, अगर फोकल लेंथ, अच्छा पहले लार्ज एपर्चर की बात करते हैं। लार्ज एपर्चर मतलब A ज़्यादा, मतलब रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा, मतलब बेटर रिजोल्यूशन, मतलब ये क्या आएगा, लार्ज ए ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, ये आपको देगा बेटर रिजॉल्विंग पावर, है ना, बेटर रिजॉल्विंग पावर। ओके, तो लार्ज एपर्चर अगर बेटर रिजॉल्विंग पावर मतलब आपका जो क्वालिटी एंड विजिबिलिटी ऑफ द इमेज है वो ज़्यादा अच्छा होगा, तो ए तो आंसर होगा ही। अगर लार्ज एरिया है मतलब ए ज़्यादा है तो ऑब्जेक्टिव बेटर लाइट कैरी करेगा, ज़्यादा एपर्चर ज़्यादा बड़ा होगा तो ज़्यादा लाइट को गैदर करेगा, है ना।
तो ऑब्वियसली बी भी हम लोगों को सही लग रहा है। लार्ज एपर्चर प्रोवाइड्स बेटर रिजोल्यूशन, ऑब्वियसली ये तो मैंने बताया ही है ना। तो इसमें आपको समझ में आ रहा है इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द अबव डी। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, मतलब इसका आंसर क्या है, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर ओके, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग बताओ इसका आंसर। सिंपल सा है कि ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अननोन मटेरियल एंड अननोन फोकल लेंथ इज गिवन विद द हेल्प ऑफ ए स्फेरोमीटर वी कैन मेज़र व्हाट। तो स्फेरोमीटर की मेज़र से हम लोग क्या मेज़र कर सकते हैं, आपको पता है स्फेरोमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर मेज़र करता है, तो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। स्फेरोमीटर आप याद रखना रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व सरफेस मेज़र करता है। आपने स्फेरोमीटर देखा होगा, ऐसे गोल रहता है, ऐसे स्क्रू रहता है, ऐसा है ना, ऐसा रहता है, यहाँ पे मार्किंग रहता है, तो ऐसा कुछ सिस्टम रहता है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन पावर है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस के बारे में है। तो एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है जिसका पावर P है, is cut into two symmetrical halves by a plane containing the principal axis. The power of one part will be what? देखो आपने ये एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, 1 सेकेंड अच्छे से ड्रॉ कर लेती हूँ। हाँ, इसका पावर P है, दो सिमेट्रिकल हाफ में इसको तोड़ दिया है बाई ए प्लेन कंटेनिंग प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो इसको आपने काटा है सिमेट्रिकली हाफ में, तो जब आप इसको सिमेट्रिकल हाफ में काटते हो टू सिमेट्रिकल हाफ्स में, तो इसका जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ डू नॉट चेंज, फोकल लेंथ डू नॉट चेंज, डू नॉट चेंज, एंड इसका जो पावर है पावर भी सेम रहेगा। तो अगर पावर पहले P था तो अभी भी क्या होगा, P होगा, ऑप्शन डी। तो अगर सिमेट्रिकल हाफ में काटोगे तो याद रखना कि एक ही जैसा पावर होगा, ठीक है। सिमेट्रिकल हाफ मतलब ये बीच से ऐसे काट दो, तो ये आ गया और ये आ गया, तो इसका भी F और इसका पावर P, इसका भी F फोकल लेंथ और पावर P हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल फॉर द पेयर ऑफ मीडिया इन कॉन्टैक्ट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा। बहुत बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पता है कि यहाँ पे अगर इंसिडेंट एंगल, अगर ये एंगल अगर IC हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल हो, तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, एंगल रिफ्रैक्टेड रे होता है, ऐसे ही चला जाता है, मतलब ये जो R होगा दैट विल बी दी 90 डिग्री, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है बट है बड़ा सिंपल एंड इजी, थोड़ा सा टफ कैटेगरी में ले सकते हो, तो ये उतना भी टफ नहीं है आपके एग्ज़ाम के लिए, मतलब अब एग्ज़ाम के लिए हिसाब से बोल रही हूँ मैं। ए बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ सोर्स L इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए प्लेन मिरर फिक्स्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस x फ्रॉम द सोर्स। द बीम of light is reflected back as a spot on the scale placed just above the source. अब बोला है अगर when the mirror is rotated through a small angle theta, spot of the light is found to move through a distance y on the scale and the angle theta क्या होगा ये बताना है। तो सिंपल सा बात है कि आपका यहाँ पे पहले मिरर था, ठीक है, पहले ये सोर्स था, सोर्स से और ये था मिरर, ठीक है, ये मिरर था। अब सोर्स से नॉर्मली प्लेन मिरर पे एक डिस्टेंस x से एक रे पड़ता है, तो ये रे इधर आ रहा था। ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है x, सॉरी ज़्यादा ही मैंने बना दिया है। ओके, इसको ऐसे कर देते, सिंपल है ना। हाँ, ये x है। अब क्या हुआ, अब नॉर्मली आएगा तो नॉर्मली चला जाएगा। अब आपने इस मिरर को कर दिया है रोटेट, मतलब अब आपका जो नया पोजीशन ऑफ द मिरर है वो कुछ ऐसा है, नया पोजीशन है ऐसा, ठीक है, ये है नया पोजीशन ऑफ द मिरर। एक ही मिरर है, ऐसा नहीं है दूसरा मिरर है, ठीक है। मैं थोड़ा सा ब्लैक बना देती हूँ ताकि आप लोगों को डाउट ना लगे,
सोचे आप, ऐसा ना सोचो कि नया मिरर है, ये ब्लैक वाला को इधर कर दिया। तो कितना एंगल रोटेट करवाया, एंगल ऑफ रोटेशन ये है थीटा, ठीक है, ये थीटा है। ओके, अब ये थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, ये थीटा होगा, है ना, रोटेट कर रहा है जो भी हो। अब देखो अब देखो क्या बता रहा है कि बोला है कि जे व्हेन द मिरर इज रोटेटेड थ्रू अ स्मॉल एंगल थीटा, थीटा से अगर रोटेट करवाते हो देन स्पॉट ऑफ लाइट इज फाउंड टू मूव थ्रू अ डिस्टेंस वाई ऑन द स्केल। तो देखो स्केल भी बनाना ज़रूर था, तो स्केल कौन सा है, ये है आपका स्केल, ठीक है, ओके, ये है स्केल। स्केल पहले देखो, पहले लाइट ऐसे गया, पहले मिरर ये था, ओके, लाइट ऐसे गया, लाइट ऐसे आया, तो पहले जो स्पॉट बना वो स्पॉट इधर बना, सॉरी, पहले जो स्पॉट बना वो इधर बना। बट अब देखो, जब अब आपने ये इसको ऐसे हटा लिया, है ना, तो यहाँ पे जो लाइट आएगा, अब देखो ये एंगल थीटा है ना, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री था। 1 सेकेंड, हाँ, अच्छा, इधर पहले एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना लेते हैं, ये एंगल थीटा है। तो अब यहाँ से क्या होगा ना, यहाँ से ऑब्वियसली, अब सोचो मिरर ये है, लाइट ऐसे आ रहा है, तो इस पॉइंट में एक नॉर्मल बनाना है। अगर आप यहाँ पे नॉर्मल आप बनाते हो तो लाइट क्या होगा, यहाँ पे सोचो आप नॉर्मल बनाए तो लाइट रिफ्लेक्ट होके कुछ ऐसे जाएगा। तो इधर मैं स्केल तो थोड़ा सा बढ़ा दूँ, तो यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड रे है कुछ ऐसे जाएगा इस बार, है ना, कुछ ऐसे जाएगा, थोड़ा और ऊपर कर दूँ, ऐसे सपोज गया, थोड़ा ड्राइंग सही नहीं है, आप थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑब्वियसली अब बोला है कि आपको स्पॉट इधर मिल रहा है। अब ये जो डिस्टेंस है ये है आपका y, ठीक है, ये है आपका y। पहले रिफ्लेक्टेड रे कौन सा था, पहले लाइट ऐसे आया था, रिफ्लेक्ट भी ऐसे होता था जब ये पहला वाला पोजीशन था, फर्स्ट पोजीशन। दूसरी बार पोजीशन ऑफ द मिरर ये है, रे इसी साइड में आ रहा है, बट अब जो रिफ्लेक्शन होगा वो ऐसा होगा। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा, अगर मिरर को थीटा एंगल में रोटेट करवाते हैं तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो पहले से 2 थीटा में रोटेट करता है, ये आपने पढ़ा होगा कहीं पे, तो ये एंगल होगा 2 थीटा। मैं और एक बार बोलती हूँ, पहले मिरर ये था, लाइट ऐसे आ रहा था और लाइट ऐसे ही चला जा रहा था, ठीक है। तो अब जब मिरर को नया थीटा एंगल में आपने रोटेट करवाया तो रिफ्लेक्टेड रे भी चेंज हो जाएगा। अब जब चेंज होगा तो कितना एंगल चेंज होगा पहले वाले रिफ्लेक्टेड से, तो ये बताया गया है कि एंगल को अगर थीटा में रोटेट करते हैं तो पहले वाला रिफ्लेक्टेड रे और बाद वाला रिफ्लेक्टेड रे में एंगल डबल होता है, 2 थीटा होता है। बस इतना आपको पता होना चाहिए। अब ये एंगल 90 है, तो यहाँ से आप tan, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू आएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, एंगल छोटा है तो tan 2 थीटा को 2 थीटा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा वाई बाई 2x, ये आंसर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ओके, ये ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बताता है, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये बताता है, इफ़ द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री एंड द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन इज़ 40 डिग्री देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी व्हाट। तो ये क्वेश्चन भी मैंने दिया है आपको फॉर्मूला रिवाइज करने के लिए, तो आप बताओ इसका आंसर आप कैसे अटेम्प्ट करोगे, ओके, इसका आंसर आपको कैसे सॉल्व करना है, तो ये आप खुद से करोगे। को नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया है, तो ऑब्वियसली मिनिमम डेविएशन बताया है। मिनिमम डेविएशन में क्या होगा, मिनिमम डेविएशन में आपका R1 और R2 सेम होता है, ये होता है R, ओके। और जब मिनिमम डेविएशन होता है तब R इज इक्वल टू होता है A/2, ओके, A/2, ये फॉर्मूला है। जब मिनिमम डेविएशन होगा तो R इज इक्वल टू A/2 होगा। तो ये कितना है, A है आपका कितना 60 डिग्री, तो R कितना होगा 30 डिग्री। बस यही फॉर्मूला आपको यूज़ करना था, ऑप्शन ए आ जाएगा करेक्ट, है ना। और ये 40 डिग्री कोई काम नहीं आएगा, जो मिनिमम एंगल का वैल्यू लिखा है डेल, ये कोई काम नहीं आएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे ये इम्पॉर्टेंट है। ये क्या है, मैच द करस्पॉन्डिंग कॉलम 1 एंड कॉलम 2। एम क्या है इस कॉलम में, मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर है। तो देखो कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर और रियल एंड वर्चुअल इमेज लिखा है इसमें,
और इसमें मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव नेगेटिव बताया है। तो एक चीज़ देखो, अगर कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर है और एक है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, राइट, ये दो है हम लोगों के पास, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो मैग्नीफिकेशन होता है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में मैग्नीफिकेशन हमेशा ये लेस देन 1 होगा, है ना, हमेशा ये लेस देन 1 होता है। और कॉन्वेक्स मिरर आपका हमेशा क्या करेगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा, तो एम हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, एम हमेशा नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे एम नेगेटिव आपको किस में दिख रहा है, इसमें और इसमें, बट नेगेटिव होगा और 1 से कम होगा, तो मतलब आपको बस यही चीज़ दिख रहा है। तो ऑब्वियसली ये जो 2 है, 2 आपका क्या बनेगा, 2 आपका बनेगा कॉन्वेक्स मिरर का, 2 क्या बनेगा, कॉन्वेक्स मिरर का। तो 2 का ए तो बनेगा, है ना, तो 2 का ए आपका बन रहा है। 2 का ए अगर बनेगा कॉन्वेक्स मिरर, 1 सेकेंड लेट मी चेक, नहीं गलत बता दिया ना, आई एम सॉरी, 1 सेकेंड, एक सेकेंड, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर का मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 होता है। एक बार इसको थोड़ा करेक्ट कर देती हूँ, कॉन्वेक्स मिरर आपका मैग्नीफिकेशन तो लेस देन 1 होगा। कॉन्वेक्स मिरर मैंने क्या बताया, ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है ना, इसलिए थोड़ा सा इसको ना लिख के करना चाहिए, वरना एग्जाम में क्या हो जाता है ना, गलत हो जाता है। देखो जल्दीबाजी में मेरे से भी गलती हो गया। कॉन्केव मिरर क्या बनाता है, रियल भी बनाता है और ये वर्चुअल भी बनाता है, दोनों ही बनाता है ना, और ये बड़ा भी इमेज बनाता है, मैग्नीफिकेशन 1 भी होता है, मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 भी होता है और मैग्नीफिकेशन इक्वल्स टू 1 होता है। अगर वर्चुअल इमेज हो और अगर वर्चुअल इमेज होता है तो आपका मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगा, मैंने गलती से उस समय नेगेटिव बोल दिया था, रियल में नेगेटिव होता है और वर्चुअल में मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होता है। अब सही है, अब गलत नहीं होगा। अब मैग्नीफिकेशन देखो, हाफ और ये प्लस है ना, हाफ और ये प्लस है, तो एक एक करके देखते हैं। पहले से ही शुरू करते हैं, 1 नंबर को देखते हैं। 1 नंबर किस में जाएगा, 1 नंबर नेगेटिव है, नेगेटिव सिर्फ कॉनकेव में होता है, कॉन्वेक्स में नहीं होता है। ओके, तो 1 का आंसर एक तो कॉन्वेक्स मिरर बनेगा और नेगेटिव है, मतलब ये कैसा इमेज है, रियल इमेज। तो मेरे हिसाब से तो ए और ए जाएगा, और ना सॉरी ए नहीं, ये तो कॉन्वेक्स है, मतलब बी जाएगा, कॉनकेव मिरर है ना, तो ये कॉनकेव जाएगा और जाएगा आपका रियल इमेज। तो 1 का बी और सी लग रहा है, आप एक बार खुद से देखो, ये एम -2 है, माइनस है, मतलब ये कौन सा इमेज होगा, रियल इमेज होगा, और वहाँ ग्रेटर देन 1 है तो रियल और वर्चुअल का पहले हो गया, और ये M2 है, मतलब ये होगा आपका कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। तो 1 का बी और सी बनेगा, तो पहले वाला नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, मुझे तो डी ही लग रहा है ना। तो ये इसके हिसाब से तो डी आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा, है ना। अब बाकी भी आप चेक कर सकते हो, मैं और एक चेक करके बता देती हूँ। 2 का देखो, 2 का ये एक नेगेटिव है, पहले चेक करो रियल होगा या वर्चुअल होगा, तो रियल होगा, तो 2 का सी आएगा ही, आ गया। और हाफ है, नेगेटिव है, नेगेटिव और हाफ दोनों मतलब कॉनकेव है, तो ऑब्वियसली वापस कॉनकेव मिरर होगा, तो आपको ये बी और सी आएगा। तो ऐसे करके आप बाकी भी कंपेयर कर सकते हो, ये वाला आप याद रखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप प्लीज़ इसको अच्छे से समझ के याद करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं हम। प्लीज़ 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग खुद से पढ़ो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इफ़ द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज इंक्रीज देन मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा। यहाँ पे माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप दोनों के बारे में बात किया है। तो माइक्रोस्कोप और एक है टेलीस्कोप, ठीक है, मैं आपको फॉर्मूला लिख के देती हूँ। माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, L/F0 D/FE, और वही टेलीस्कोप का अगर आप देखो, टेलीस्कोप का जो मैग्नीफाइंग पावर होता है वो होता है FO/FE। अब बात है कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव को आपने इंक्रीज़ किया है, क्या किया है, इंक्रीज़ किसको किया है, फोकल लेंथ, मतलब F0 को आप इंक्रीज़ करें। तो लेट मी राइट डाउन दिस वन, F0 को यू आर इंक्रीजिंग। तो अगर F0 अगर आपका इंक्रीज़ होगा तो टेलीस्कोप का मैग्नीफिकेशन पावर इंक्रीज़ होगा, और अगर इधर ये इंक्रीज़ होगा तो ये क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो माइक्रोस्कोप के लिए डिक्रीज़ हो रहा है,
और दैट मीन्स माइक्रोस्कोप के लिए डिक्रीज़ होगा और टेलीस्कोप के लिए इंक्रीज़ होगा। समझ में आ रहा है ना? तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो 16 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 नंबर बोला एक बाई कॉन्केव लेंस है ऑफ ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47। इसको आपने एक लिक्विड में डिप कर दिया है। इट एक्ट्स लाइक ए प्लेन शीट ऑफ ग्लास। तो दिस इम्प्लाइज द लिक्विड मस्ट हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हाट। तो इसका आंसर क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्वियसली अगर वो एक ग्लास की तरह बिहेव कर रहा है मतलब वो एक्चुअली आपका जो बाई कॉन्वेक्स लेंस है, सोचो ये बाई कॉन्वेक्स लेंस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 है। इसको आपने जिस लिक्विड पे रखा है ना, मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिक्विड बना देती हूँ। ये लिक्विड है आपका, ये भी क्या है? लिक्विड है आपका। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1.47 है ना। तो अब देखो नॉर्मल अगर ऐसा हो कि ऐसा एक सरफेस हो, ऊपर और नीचे मीडियम सेम हो, ऊपर भी एयर है नीचे भी एयर है, तो ये लाइट क्या होगा? अगर आएगा तो ये डेविएट नहीं करेगा, ये क्या होगा? ये सीधा सीधा चला जाएगा, मतलब ये एक प्लेन शीट की तरह काम करेगा। तो इधर भी अगर सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो आपका प्लेन शीट की तरह काम करेगा। तो आंसर क्या होगा? लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इक्वल टू दैट ऑफ द ग्लास। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। चलो 18 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बताता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, नॉट बोला है, आपको ये वर्ड पे फोकस करना है। जब भी ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन रहे इनकरेक्ट या नॉट, तो आपको वो एक बार हाईलाइट कर लेना, क्योंकि ना जल्दी में बहुत बार गलती होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो, ऑप्टिकल फाइबर इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। मिराज या मिरेज भी सेम। ब्रिलियंस ऑफ डायमंड्स, ये तीनों इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर है। बट डिफरेंस बिटवीन द एपरेंट एंड रियल डेप्थ ये सिर्फ रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं होता है। इट इज़ ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ऑप्शन क्या बन रहा है? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 19, प्लीज़ रीड द क्वेश्चन। आप रीड करो। Two thin lenses of focal length f1 and f2 are in contact and coaxial. The combination of is equivalent to a single lens of power what? तो दो लेंस अगर है ना, तो उसका जो फोकल लेंथ होगा 1/f लिखते इक्विवेलेंट, ये होता है 1/f1 प्लस 1/f2। यहाँ से जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आएगा उसका आप लोग करोगे तो आ जाएगा ये f1 f2 बाई f1 प्लस f2। अब दोनों का कॉम्बिनेशन का जो पावर होगा वो होता है 1/f इक्विवेलेंट, मतलब ये आ जाएगा f1 प्लस f2 बाई f1 प्लस f2। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बताता है? क्वेश्चन नंबर 20, ओके, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव इन अ मटेरियल इज दिस। वेवलेंथ दिया हुआ है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला क्या होगा? आपको फॉर्मूला पता है, म्यू इज इक्वल टू होता है c बाई वी। म्यू इज इक्वल टू c बाई वी। ओके, अब c का वैल्यू क्या है? c का वैल्यू है आपका 3 × 10⁸। ओके, v नहीं पता और म्यू नहीं पता। ओके, अब देखो यहाँ पे लैम्डा दिया हुआ है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। अब लैम्डा और अगर फ्रीक्वेंसी है तो आपका v इज इक्वल टू, आपको पता है f लैम्डा आता है, तो f कितना है? आपका f है 2 × 10⁻14 और लैम्डा कितना है? 5000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को जब आप मीटर में कन्वर्ट करोगे 10⁻−10 से मल्टीप्लाई करोगे तो इससे आपका v आ जाएगा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप यहाँ पे v के जगह 10⁸ बैठाओगे तो आपका जो म्यू आ जाएगा वो हो जाएगा आपका 3। तो ऑप्शन कौन सा बन रहा है? ऑप्शन बन रहा है बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बोला है कि एक माइक्रोस्कोप है is focused on a mark on a piece of paper and then slab of glass of thickness 3 cm and refractive index 1.5 cm is placed over the mark.
हाउ शुड द माइक्रोस्कोप इज मूव टू गेट द मार्क इन द फोकस अगेन। तो ये कैसे करना है, ये आपको सिंपल सा है। इस सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, आपको पता है कि एपरेंट डेप्थ क्या होता है। एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये आपका फॉर्मूला है। अब यहाँ पे रियल जो डेप्थ है वो है 3 सेंटीमीटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, बैठा देना पड़ेगा। तो ये कैलकुलेशन करके आएगा 2 सेंटीमीटर, है ना, 2 सेंटीमीटर। तो सिंपली एक माइक्रोस्कोप को आपने एक मार्क फोकस करने में बैठाया है, ये मार्क है। तो इसको ऑब्वियसली आपको ये क्या होगा, जब आप माइक्रोस्कोप से हम लोग देखते हैं तो ये जो मार्क एक्चुअल मार्क है ये हमेशा थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। आपने ये प्रैक्टिकल में भी देखा था। तो बाकी ये अपवर्ड होगा, ये आपको अपना नॉलेज से ही पता चल जाएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा सी 1 सेंटीमीटर अपवर्ड। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बताता है कि एक बीम ऑफ light composed of red and green ray is incident obliquely on a point face of rectangular glass slab. When coming out of the opposite parallel face, red and green ray emerge from, आपको 4 ऑप्शन दिया गया है ना, emerge from what। देखो दोनों के लिए एंगल ऑफ, दोनों ऑब्वियसली अलग अलग होगा क्योंकि दोनों के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी डिफरेंट, है ना। दोनों के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ओके एक सेकेंड, एक बार ये क्वेश्चन को और एक बार पढ़ते हैं। ए बीम ऑफ लाइट इज कंपोज्ड ऑफ रेड एंड ग्रीन रे इज इंसिडेंट ऑब्लिकली ऑन द पॉइंट ऑन अ फेस ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। व्हेन कमिंग आउट ऑन द ऑपोजिट पैरेलल फेस द रेड एंड ग्रीन रे, ओके देखो रेड कलर और एक है ग्रीन कलर। अब रेड का लैम्डा ग्रीन से ज़्यादा होता है ना। अब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसका आपको, जिसका लैम्डा ज़्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली क्या होता है, कम होता है। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा, है ना। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्रीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, लैम्डा का रेड का कम होगा। ओके, अब रिफ्रैक्शन जब होता है तो एंगल की बात करते हैं हम लोग। अगर एंगल की बात करें तो क्या होगा, एंगल की बात करें तो यहाँ पे म्यू जो होगा, एक सेकेंड, ऑब्लिकली ऑन ए पॉइंट फेस फिर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब कमिंग ऑन द ऑपोजिट साइड। देखो जब भी एक रे आता है हमेशा याद रखना, ये जो रे आता है वो जब रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से निकलता है वो उसका एक पैरेलल शिफ्ट होता है ना, पैरेलल शिफ्ट होता है, ये हम लोगों को पता है। अब देखो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है तो दोनों का अंदर डेविएशन भी अलग अलग होगा। मतलब जो दोनों निकलेगा वो पैरेलल तो होगा बट दोनों अलग अलग होगा, है ना। तो दैट मीन्स आपको ये याद रखना है इसका आंसर क्या होगा कि इस केस में इसका आंसर होगा बी। दैट मीन्स 2 पॉइंट्स प्रोपगेटिंग इन 2 पैरेलल डायरेक्शन, दोनों ही पैरेलल ही निकलेगा। जैसे कि मैंने बोला ये ग्लास स्लैब है, इसमें जब आपका रे आएगा तो ये क्या होता है, ऐसे रिफ्रैक्ट होता है, ऐसे बाहर निकलता है। तो ये क्योंकि 2 कलर है तो 2 कलर 2 अलग अलग से होगा तो ये भी क्या होगा, पैरेलल ही निकलेगा, ठीक है। अब बस 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं, थोड़ा सा ही बाकी है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बताता है, कॉन्वेक्स लेंस इज डिप्ड इन अ लिक्विड whose रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ विल बी व्हाट। ये बहुत सिंपल है, अभी बताया था आपको कि फोकल लेंथ इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा इन्फिनिटी। क्योंकि ये जब इक्वल है ना तब वो एक शीट की तरह काम करेगा, ग्लास सीट की तरह। अगर ऐसे भी ना हो तो आपको फॉर्मूला में आप बैठा सकते हो, μ2/μ1 - 1 1/r1 - 1/r2। दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो ये 1 - 1 मतलब 1/f = 0, मतलब f आ गया इन्फिनिटी। बस ये याद रख सकते हो, ठीक है। या डायरेक्टली कर सकते हो कि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो ये प्लेन शीट की तरह काम करेगा और प्लेन जो शीट आता है उसका जो फोकल लेंथ होता है वो इन्फिनिटी होता है। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत सिंपल सा, आज ही ऐसा क्वेश्चन किया है। ये फिनोमेनन यूटिलाइज इन ऑप्टिकल फाइबर, ये क्या होगा, 24 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, इसका आंसर होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, लास्ट क्वेश्चन 25 में चलते हैं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये है क्वेश्चन कि ए रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर हैविंग वेवलेंथ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी एन एंड वेलोसिटी वी और इंटेंसिटी आई।
Okay, if this ray enters into water, then these parameters are lambda dash, n dash, v dash, I dash respectively. Which relation is correct from the following? तो आपको पता है जब भी कुछ रिफ्रैक्शन होता है तो वेवलेंथ वगैरह सब चेंज होता है, जो चेंज नहीं होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी जो n है ये रहेगा सेम, मतलब आपका n इज इक्वल टू n डैश होगा, ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट आंसर। ओके, तो ये था आज का टॉप 25 MCQs फ्रॉम दी रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। आई होप आपको ये क्वेश्चंस हेल्पफुल लगे होंगे, जो फॉर्मूलाज बताए उन सबको आप लोग याद रखना। ओके, और आपका जो स्कोर है ये कमेंट सेक्शन में मुझे ये देना। तो ये था रे ऑप्टिक्स के ऊपर आज का वीडियो, और मैंने ये बताया था आप लोग जब भी अटेम्प्ट करो तो थोड़ा सा रिवाइज़ करके करो। नेक्स्ट जो डे है, नेक्स्ट डे में हम लोग करेंगे जो चैप्टर, उसका मैं नाम लिख देती हूँ, वो हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से करेंगे। कौन सा चैप्टर करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपके 2 चैप्टर्स हैं, ठीक है। एक है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, मैं लिख देती हूँ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, और एक चैप्टर आता है कैपेसिटेंस वाला, कैपेसिटेंस उसमें आता है, पोटेंशियल आता है। तो सभी कुछ आपको एक ही साथ करना है, ठीक है। तो पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप रिवाइज करोगे। हम लोग 25 MCQs इस चैप्टर से सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट कल जो वीडियो आएगा उसमें आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपना जो भी फीडबैक है वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच।